गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो भैया ये आपके 10th CBSE का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है अपना टर्म 2 का, उसका सेकंड वीडियो है ये, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट वीडियो भी चाहिए तो इसी चैनल पे आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी लाइक भी करें, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा रीच बढ़ेगी और हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। हमारा मेन फोकस है टर्म 2 एग्ज़ाम 10th CBSE, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें पिछले वीडियो में या फिर पिछली क्लास में हमने जो भी कवर किया था, हमने चार्ज देखा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, है ना। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, जल्दी से बताओ आप लोग, क्या मिला था? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डैश, या फिर क्या मिला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या थी के की वैल्यू? जिसको नहीं पता है जल्दी से जाके पुराने वीडियो देख ले, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी वैल्यू होते 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी कि चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई नहीं देती भाई। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्या इसके चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो फिर अगर दिखाई नहीं दे रही है तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो इसके लिए फिर हम क्या लेके आए, एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम इसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। तो इसे अलग करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा आपको इस सीरीज़ में, आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट मिलेगा आपको, ताकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाए, प्लस जो कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप कर पाएँ, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और बने रहें साथ में। ध्यान दो बच्चों, देखो यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर एनसीईआरटी में एक वर्ड भी लिखा है ना तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली होती क्या है, सुन लो, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए या डिनोट करने के लिए हम इन लाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को ही दिखाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें जी, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे की जाती हैं या फिर बनाई कैसे जाती हैं, तो आप क्या कर लें, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें। मैंने बताया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है लास्ट क्लास में, अगर याद हो तो आपको, क्या था, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 कूलम का अगर हम पॉजिटिव चार्ज इधर रख दे तो ये इसे इधर धक्का देगा, इधर रख दे तो ये पार्टिकल इधर धक्का देगा, ये इधर रख दे तो इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, तो बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसी जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, और नेगेटिव की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर रखा तो ये क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ, और नेगेटिव से क्या होंगी, इनवर्ड, चार्ज की तरफ, ये इस तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अगर 2 पॉजिटिव या फिर 2 नेगेटिव एक दूसरे के पास रखे होंगे तो उसके लिए भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके लिए भी देख लेते हैं जल्दी से कि पॉजिटिव रखे होंगे, नेगेटिव, तो 2 सेम चार्ज ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, या दोनों के लिए देख लेते हैं जल्दी से, कितना टाइम लगना है। ये जैसे हमने +Q1 चार्ज इधर लिया और +Q2 चार्ज इधर ले लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बाहर की तरफ जाएंगी, इस तरह से। ये क्या करेगा, यहाँ से भी निकलेंगी लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इधर रिपल्सन हो रहा है, दोनों के बीच निकल बाहर की तरफ ही रही है, इससे भी और इससे भी, ये देखो इस तरह से रिपल्सन होगा दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपेल कर रही है एक दूसरे को ये। अगर नेगेटिव की वजह से देखें, इधर नेगेटिव लगाएंगे, इधर नेगेटिव लगाएंगे, तो ये एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे, एरो की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, इन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर।
आई होप समझ। देखो अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में भेज देना, ठीक है, रिजॉल्व कर दिया जाएगा आपका प्रॉब्लम्स, या फिर हमारी टीम कर देगी, ठीक है। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा इधर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की वजह से समझ में आ गया कि नहीं, नेगेटिव अगर ये हो जाएगा तो बनेगा ऐसा ही, बट एरो का अंदर की तरफ हो जाएंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, अगर दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा है, जैसे ये आपने इधर पॉजिटिव रख दिया और यहाँ पे ये नेगेटिव रख दिया, तो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगी। बात क्लियर क्या? यहाँ से ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी, इस तरह से, ठीक है। बाहर की तरफ वो नेगेटिव अंदर की तरफ लगेगा एरो, बिकॉज नेगेटिव है, ठीक है। ये इस तरह से, क्लियर बात? इस तरह से आपकी ये बन जाएंगी। अब कहोगे सर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही निकलती हैं। सरफेस को कैसे छोड़ेंगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एंटर भी कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ये इस पर परपेंडिकुलर होंगे सब के सब, ये इस पर परपेंडिकुलर होंगे सब के सब। बात आई क्या समझ में? ठीक है, तो ये सब सरफेस को परपेंडिकुलर ही छोड़ेंगे और परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगे। याद रखना प्रॉपर्टी है, और याद रहेंगी तो बेहतर है। अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है इसके बीच, अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे क्या कर दो? टेंजेंट। जैसे मुझे इधर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं क्या करूँ? इधर टेंजेंट खींच दूँ, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? ये। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जस्ट क्या करो? टेंजेंट खींच दो। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो तीन प्रॉपर्टी की बात कर ली, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से, सेम चार्ज की वजह से देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से देख लिया, ठीक है। अगर ये पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। और अगर दूर दूर है, ये देखो जी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा दूर दूर है और इधर पे पास पास है। दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। भाई इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, जैसे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगाना इधर स्टार्ट करूँ, मान लिया मैंने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये कहाँ जाएगा? इधर ही तो जाएगा। रिजल्टेंट तो 5 आएगा ना, 10 में से 5 घट जाएगा, तो रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हमेशा एक ही होता है। भाई 100 फोर्स भी लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, रिजल्टेंट एक ही होगा सबका। ऐसे एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, उनका रिजल्टेंट एक ही होगा कोई, ठीक है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्लियर ना? जैसे ये दो हैं, आप सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस, गलत है, कभी नहीं होगा। ये दोनों मिलके एक ही रिजल्टेंट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, बिकॉज एट द पॉइंट वेयर दे क्रॉस देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि साइमल्टेनियसली वो दो डायरेक्शन रखे, हमेशा एक ही डायरेक्शन हो, रिजल्टेंट उनका एक ही होगा, ठीक। याद रखना है इस चीज़ को। अब जैसे डायरेक्शन का मैंने बता ही दिया है, खैर अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इधर पे डायरेक्शन देखेंगे तो इधर होगा, इधर देखेंगे तो इधर टेंजेंट खींच दो, बस आगे डायरेक्शन, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी। पॉइंट वाइज लिख लेना जो मैं बताता जा रहा हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो नोट्स बढ़िया बन जाएंगे आपके। क्लियर? अब देखो हम थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गई थी। हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखें तो होता क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे ये मैंने ले लिया एक क्यू चार्ज, ठीक है, इसकी क्या, इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, होगी, ठीक है।
और एक मैंने चार्ज ले लिया इधर क्यू डैश, ये कहाँ रखा है, इसे बहुत दूर कहाँ, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इससे इधर ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, जो कि इससे कितने दूर पे है, इस चार्ज से है r डिस्टेंस पे, या फिर l डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो अगर मैं इसे इधर से इधर ले जाता हूँ तो मैंने W वर्क किया, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे इधर से इधर ले जा रहा हूँ इस पॉइंट P तक, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, आप ले जाएंगे आपको भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर Q डैश को ले जाने में W वर्क करना पड़ा, तो एक कूलाम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई क्यू डैश, भाई Q डैश को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, W, यूनिटरी मेथड। तो एक कूलाम को ले जाने में W बाई क्यू डैश, बस यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन, आप या मैं, जो इसे ले जा रहे हैं। बात क्लियर। तो यहां पे अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जो भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कहाँ पे, पॉइंट P पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे, डोंट वरी, जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अगर W वर्क करना पड़ा है, भाई Q डैश को ले जाने में W वर्क करना पड़ा, डेफिनेशन तो एक के लिए है, एक कूलाम के लिए, Q डैश को ले जाने में W वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलाम को ले जाने में W बाई क्यू डैश, यही पॉइंट P पे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाई क्यू डैश। जिस भी चार्ज को ले जा रहे हैं वर्क डन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ठीक है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस R पे भी डिपेंड करेगा, अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो। खैर इतना है नहीं आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी अगर आप पॉइंट P पे फॉर्मूला Q के टर्म में लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, WP इज इक्वल टू KQ अपॉन, Q से Q डैश कैंसिल हो जाता है, ठीक है, KQ अपॉन R, और ये आएगी वैल्यू बेटा नेगेटिव। क्लियर बात, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, ये फॉर्मूला भी आपका यूज़ होता है, काफ़ी बच्चे पूछ लेते हैं, ठीक है। वैसे इतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये Q के टर्म में है और R के टर्म में है, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। बाकी इससे भी काम चल जाना है, आपके NCERT के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, यहाँ पे अगर पॉइंट P था तो यहाँ पर पॉइंट Q भी हो सकता है, तो सेम इधर भी पोटेंशियल होगा और इधर भी पोटेंशियल होगा। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल दे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम कैसे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से Q तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़े वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, किसके बीच, P और Q के बीच। सिंपल सी बात है। यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैंने माना VP और यहाँ पे माना VQ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन मान लिया हम ले गए W, मान लिया हम Q डैश को ले जा रहे हैं इधर से इधर, तो यूनिट को ले जाने में W अपॉन क्यू डैश, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। हम W यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू डैश, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे इन्फिनिटी से इधर तक ला देते, ये पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर अगर 2 पॉइंट के बीच देख रहे हैं तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से इन चीज़ों को याद रखा जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो भैया, ताकि रीच बढ़े, इसका थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। हाँ, आपको आगे भी और भी कोर्सेज, मैं आपका इधर ही नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है। इधर से स्टार्ट ज़रूर किया है, मैं आपका 11th भी कराऊंगा, 12th भी कराऊंगा, इवन नीट और जेईई का प्रिपरेशन भी, पूरा का पूरा सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए हो जाएगा। अभी आप ये लिख लें जल्दी से, ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें 2-3 चीज़ें पता चल चुकी हैं। पहला आपका क्या है, हमें चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई, कूलॉम्स लॉ से फोर्स पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, करंट की। ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट नॉट अ प्रॉपर टर्म, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट इज डिफाइंड फॉर एनीथिंग विच कैन फ्लो, यहाँ पे चार्ज की बात होती है, बाकी रिवर करंट भी होता है। ठीक है, तो करंट इज डिफाइंड फॉर एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी मूव कर सकता है, बह सकता है, उसे हम उसके लिए करंट डिफाइन कर सकते हैं। ये टर्म का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी हम देखें, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से या चार्ज के फ्लो होने से जो भी करंट जनरेट होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि एक वायर है, ये आपका क्या है, एक वायर है। अगर यहाँ इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, क्या किया बेटा हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे आप टैप की लगा दो, ये की हो गया, ये बैटरी भी हो गया, ये आपका कंडक्टर है, कोई वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से पॉजिटिव इधर फ्लो हो रहा होगा। कन्वेंशनली अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी गई है। जैसे यहाँ पे अगर हम करंट देखें तो I इज इक्वल टू आपका क्या, ये डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट फ्लो होता है करंट। अब यहाँ भी वही चीज़ हम फॉलो करते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल जहाँ जाएगा वही डायरेक्शन करंट की हो जाएगी। नेगेटिव इधर जा रहा है तो इसका कहने का मतलब पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो सिंपल सा डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर यहां से यहां तक Q चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम t, तो करंट क्या हो जाएगा इसमें, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल सी बात है और याद रखो, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है लेकिन यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट टाइम की बात करें तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत। अब करंट देखो कहाँ, काफ़ी जगह फ्लो हो सकता है, आइंस की वजह से भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर में अगर हम देखें तो किस वजह से, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं इधर से, पता कैसे, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या ये चार्ज हो जाएगा क्या, सोचो, पॉज करके सोचो। नहीं होगा भाई। इधर अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे इधर गया तो यहाँ से इस पर वापस भी आ जाएगा। तो करंट फ्लो होने पे किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। बात क्लियर ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करेगा तब इधर से निकलेगा। बैटरी बड़ी तेज है, स्मार्ट है। ठीक है, ये अपना हिसाब क्लियर रखती है। अगर इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि निगेटिव पॉजिटिव मिलके ये न्यूट्रलाइज होती जा रही है, डिस्चार्ज होती जा रही है बैटरी, लेकिन चार्ज अब भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी उतनी ही है, इधर बस घूम के इधर आते जा रहे हैं। क्लियर बात। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो वायर में कोई भी चार्ज नहीं आता है, चार्ज फ्लो होता है। जैसे एक पाइप है, पाइप में अगर पानी भर दिया तो इधर से जितना एंटर करोगे उधर से उतना निकल जाएगा। पाइप में तो हमेशा उतना पानी रहना है, कितने भी फ्लो होता रहे। ठीक है, उतना वॉल्यूम रहना है तो रहना है। ऐसे ही चार्ज में तो ये कंडक्टर चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये बस फ्लो करा रहा है के थ्रू, इधर से लेगा और इधर दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ओम्स लॉ की बात करेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अपन ओम्स लॉ पे। कहाँ पे आते हैं बेटा, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? देखो, साइंटिस्ट ओम्स ने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। मल्टीपल बैटरी ले ली, एक 6 वोल्ट की बैटरी ले ली, एक 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, एक 24 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है, एक 60 वोल्ट की बैटरी ले ली, अलग अलग बैटरी ले ली। वोल्ट क्या है, वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, मुझे थोड़ा उधर मेंशन कर देना, पर सुन लो, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे अलग अलग बैटरी ले ली आपने, ठीक है, एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सर्किट में जोड़ रहे हो आप। इधर पे आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये बैटरी के लिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आप बैटरी जोड़ रहे हो। पहले आपने बैटरी फर्स्ट जोड़ी, ठीक है, तो ये बल्ब बहुत थोड़ा सा चला, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो ये आपका क्या होगा, बस आंखें खुली हैं। फिर इन दोनों पॉइंट पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच आपने 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो ये भैया थोड़ा और चला, ठीक है, और बड़ी बैटरी जोड़ी, तो ये और एकदम बस, फिर उससे बाद और बड़ी बैटरी जोड़ दी, फ्यूज हो गया, चलता थोड़ी रहेगा, ठीक है। हर अप्लायंसेस की, बल्ब हो, फैन हो, उसमें गिवन होता है कि इतने पोटेंशियल तक आप प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी इतनी मिलेगी, ठीक है। तो दिक्कत आ जाएगी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूज़ भी हो सकता है ना, पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए। तो अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी बात ये ऑब्जर्व की कि जैसे ही, अब देखो बल्ब किस वजह से जलता है, करंट के फ्लो होने से। किस वजह से जलता है, करंट के फ्लो होने से। तो जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट फ्लो भी बढ़ता जा रहा है, तभी बल्ब तेज जलता जा रहा है आपका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो इन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो आपका करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू है V, पोटेंशियल के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, I प्रोपोर्शनल टू B। तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना पड़ेगा भैया, प्रोपोर्शनलिटी तो है, इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं 1/R, ठीक है। अब कहोगे R क्या है, R है आपका रेजिस्टेंस, I है करंट, B है पोटेंशियल, R है रेजिस्टेंस, ठीक है। 1/R, R का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी भी बात कर लेंगे। R क्या है, R है आपका एक कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आई होप समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें आपको, क्लियर ना। लिखते जाओ बढ़िया से सारी की सारी चीज़ें, क्लियर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इक्वेशन को हम कैसे, I इज इक्वल टू V/R। कई लोग इस इक्वेशन को इस तरह से भी याद रखते हैं, V इज इक्वल टू IR, लेकिन आप जब इस तरह से लिखते हैं ना, V प्रोपोर्शनल टू I, ये गलत होता है। पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इधर करंट पोटेंशियल पे कर रहा है, तो इक्वेशन सही यही है, क्लियर बात। ये गलत है, बुक में भी लिखा है आपका इस फॉर्मेट में, लेकिन आप इस फॉर्मेट में याद रखिए, गलती नहीं होगी। अगर आप V प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो आप एकदम सही चीज़ याद रखें, क्या ही दिक्कत है। ये आपका हो गया ओम्स लॉ। हाँ, यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जा सकता है आपका, किस किस के बीच, यहाँ पे ग्राफ बनाया जा सकता है V और I के बीच। तो V और I के बीच अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो I इज इक्वल टू क्या है, V/R, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगी, और यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप आपका क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसे हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम लिखते हैं I/V। क्या लिख देंगे, I/V, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/R के। किसके बराबर हो जाएगा, 1/R के। अगर V वर्सेस I ग्राफ बनाना है, वो भी मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। अगर V को हमने इस एक्सिस पे ले लिया और I को इधर ले लिया, तब ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस को, या फिर इसे अगर हम देखें तो V/I दिखाएगा, क्लियर। दोनों ही तरह से ग्राफ आ चुका है आपका, दोनों ही तरह से आप याद रखें। ये V और I में है, यहाँ पे I है और इधर V है, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बढ़िया से याद रखें, ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें और नॉलेज चाहिए, है क्या ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ी सी बात हम किसकी करते हैं, रेजिस्टेंस की करते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आई नो। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है तो आप स्लो करके भी, ऑप्शन तो है यार, स्लो करके देख लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वही है कि आपके एग्ज़ाम पास में तो थोड़ा तो तेज चलना ही पड़ेगा, तभी तो विद इन द टाइम आप कवर कर पाएंगे सारी चीज़ें।
इसके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे ओमिक, ओमिक मतलब नॉन ओमिक्स भी सर्किट होते हैं, तो वो सब मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करा दूँगा आपको। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस पे फोकस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कोई बताएगा मुझे? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? जिससे करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वाई विच इट रेजिस्ट द करंट फ्लो। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये करंट फ्लो को रोकते हैं। बात क्लियर? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये करंट फ्लो को रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में देखें तो प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोध। आई होप क्लियर हो गया होगा। बताता हूँ कैसे और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, मैंने 3 बोला है, 2 बनाए हैं, तीसरा ही बनाऊंगा अभी, डोंट वरी। पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका L हो गया और ये आपका A हो गया। जैसे कि ये आपका कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है, ये एरिया क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मैंने मान लिया A है और इसकी लेंथ क्या है बेटा? लेंथ है आपकी L। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, अभी कैसे होता है ये बता देते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाएं तो R प्रोपोर्शनल टू हम L/A लिख सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे कांस्टेंट है रो। रो क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है भैया? ये रो जो है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है वायर की मटेरियल पे। कहने का मतलब क्या है? सुनना थोड़ा सा, कि अगर सेम लेंथ का मैंने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया और सेम लेंथ का ही कॉपर का, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? नहीं, मटेरियल चेंज हो गया भैया। एक आप कॉपर ले रहे हो और एक एल्यूमिनियम ले रहे हो। अगर कॉपर और एल्यूमिनियम में देखें, ठीक है, तो उनका मटेरियल तो अलग हो गया। तो ये जो कांस्टेंट है ये मटेरियल दिखाता है। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। दूसरा टर्म इसके लिए यूज होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या यूज होता है दूसरा टर्म? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो या तो आप इसे रेजिस्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो। कैसी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब तीसरा जो है वो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी? मटेरियल। मतलब रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और मटेरियल पे। पर मटेरियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टिविटी से। और यहाँ पे हम उसे रो लिखते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा। रेजिस्टेंस की और भी हम लोग बात करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्लास भी अगर देखना चाहो तो अभी देख सकते हो। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करके आना बढ़िया से। ठीक है, लास्ट में हम लोग 1-2 क्लास क्वेश्चन की भी रख लेंगे, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया चैनल को। दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, सबका भला हो जाए। ठीक है, सबका स्कोर अच्छा रहे। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, फ्यूचर में ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है। जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।